हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी सेतु। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड सर्कुलर्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। फिर हमने देखा था कि सप्लाई किस चीज की हो तो टैक्स लगेगा। सप्लाई अगर गुड्स या सर्विसेज की हो या दोनों की हो तो टैक्स लगेगा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई। सिंपली अगर बोले तो दो तरीके की सप्लाई हमने देखा था अभी तक, कि एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में हमने देखा था कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम गुड्स या सर्विसेज या बोथ हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको इंटर स्टेट कहते हैं। और अगर इंट्रा स्टेट है तो उस केस में विद इन सेम स्टेट या विद इन सेम यूनियन टेरिटरी हम गुड्स क्या कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट के केस में हमने देखा कि आईजीएसटी लगता है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। एंड इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। हमने ये भी देखा था कि अगर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर है तो वहाँ एसजीएसटी ही लगेगा, क्योंकि वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है खुद का। ओके, फिर अगर और देखें तो टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम ये भी कह सकते हैं कि एक हो गई नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एक हो गई टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो जिसमें कोई भी टैक्स रेट नहीं है, निल रेट ऑफ टैक्स है, मींस जीरो। या तो बोला जाए कि गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट ही कर दिया, होली एग्जम्प्ट कर दिया टैक्स से अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। मींस गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट ही कर दिया, या तो गवर्नमेंट ने उसके लिए रेट ऑफ टैक्स जीरो रखा, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी टोटली एप्लीकेबल ही नहीं है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हमने इसको सिंपली दो टाइप्स में डिवाइड किया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। हमने टैक्सेबल सप्लाई देखा था कि अगर गुड्स या सर्विसेज की या बोथ की सप्लाई हो रही है तो टैक्सेबल सप्लाई होगी एंड शुड बी कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए और साथ ही साथ सेक्शन 7 में कवर होना चाहिए, तो ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और एक बात और यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया कि वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तभी उसके थ्रू जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है उस पर टैक्स लगेगा। अगर पर्सन टैक्सेबल नहीं है तो उसकी सप्लाई पे, उसके गुड्स या सर्विसेज या बोथ की गुड्स और सर्विसेज बोथ की सप्लाई पे, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक चार्ट भी प्रिपेयर किया है। उसमें देखते हैं कि नील रेटेड सप्लाईज किसमें, जैसा कि मैंने बोला कि 0% जीएसटी क्या है, 0% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो उसको हम नील रेटेड कह रहे हैं। तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा? नॉट अवेलेबल, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल तभी होगा जब आप जो गुड्स या सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की सप्लाई कर रहे हैं और उस पर टैक्स लग रहा है। अगर उस पर आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ रहा है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट, मीन्स जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है बट वहाँ रेट ऑफ टैक्स क्या है, 0% है। एग्जाम्पल, होटल अकोमोडेशन विद टैरिफ बिलो ₹1000। जैसा कि हम आगे देखेंगे एग्जाम्शन के लिस्ट में कि अगर किसी होटल का टैरिफ बिलो ₹1000 है तो उस पर कोई भी टैक्स रेट नहीं है। मीन्स आपको टैक्स तभी लगेगा जब आपका जो टैरिफ है वो ₹1000 के ऊपर हो, तो वहाँ बिलो ₹1000 के टैरिफ पे 0% जीएसटी है। बट अगर ₹1000 के अबव होता है टैरिफ तो उसमें कुछ रेट एप्लीकेबल है, वो हम देखेंगे आगे। हमको जीएसटी रेट्स याद नहीं करने हैं, हमको बस ये देखना है कि टैक्सेबल है या नहीं है। यहाँ पर तो बिलो ₹1000 टैक्सेबल नहीं है तो वहाँ कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लगेगा। टैक्सेबल नहीं है वो कहना गलत होगा, टैक्सेबल है बट 0% से टैक्सेबल है, तो हम उसको कहेंगे निल रेटेड। देन देखें नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेवाइड एट ऑल, जिसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं, नॉट टैक्सेबल है, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो जब उस पर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है
तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा, डजंट फॉल विद इन द जीएसटी एम्बिट। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को क्या कर दिया है, जीएसटी के एम्बिट से बाहर ही रखा है, जीएसटी के एक्ट के बाहर ही रखा है, उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। देन एग्जाम सप्लाईज, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट चाहती है वही पूरा हो रहा है, मतलब तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो जिससे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है, जैसे तुम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम चैरिटी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है ये सर्विसेज को हम एग्जम्प्ट कर देते हैं जीएसटी से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम सप्लाईज। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई एग्जम्प्ट है। तो supplies which are exempt from the payment of GST, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, exempt कर दिया। इनपुट क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमको सप्लाई पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे। देन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट, जीएसटी एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर गुड्स की सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो गुड्स पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तो वो एग्जाम सप्लाईज है। जैसे अगर कोई एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जाम्ट है, कोई एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जाम्ट है। तो आगे ऐसी कुछ सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई हम देखेंगे कि वो एग्जाम्ट की है गवर्नमेंट ने। देन फिर एक जीरो रेटेड सप्लाईज है जो यहाँ पर आपको न्यू दिख रही होगी। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हमको डॉलर आए, डॉलर के टर्म्स पे मनी आए। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि तुम एक्सपोर्ट करो और हम तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हम वो दे देंगे, और एक्सपोर्ट पे तुमको कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मींस ये एक ऐसा केस है जहां सप्लाई हो रही है गुड्स की, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, बट यहाँ टैक्स नहीं लग रहा, फिर भी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। गुड्स और सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड और सप्लाइड टू SEZ, सप्लाइड टू SEZ, SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या आप अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, बट फिर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये हम आगे देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर हमको क्लेम करना पड़ेगा कि हमने एक्सपोर्ट कर लिया है तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए। फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट, जीएसटी एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ शूज टू साउथ अफ्रीका, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री को तो आपको जीएसटी नहीं और आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलेगा। आगे देखते हैं सप्लाई, एक और टाइप है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। अब ये एक नई चीज है। कंपोजिट सप्लाई क्या है हम वो देखते हैं। मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अगर टैक्सेबल पर्सन सप्लाई नहीं कर रहा है कंपोजिट का तो हमको देखना ही है कि नहीं है, क्योंकि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। टू अ रेसिपिएंट, ठीक है, कंसिस्टिंग टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अगर वो दो गुड्स का या तो गुड्स और सर्विसेज का या दो सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है या कोई कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, which are naturally bundled in the ordinary course of business। ये कह रहा है जो मेन वर्ड है यहाँ पर, मेन वर्डिंग है which are naturally bundled in the ordinary course of business, तो उसको कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। आगे भी और देखते हैं, पहले हम मिक्स सप्लाईज देख लेते हैं। नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो है मिक्स सप्लाई। मींस इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। मींस जो दो गुड्स सप्लाई किया जा रहा है या जो दो सर्विसेज सप्लाई किया जा रहा है या जो दो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई किया जा रहा है, हम उस सप्लाई को इंडिविजुअली भी सप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको एक साथ सप्लाई करें, तो हम उसको मिक्स सप्लाई करेंगे। बट कंपोजिट सप्लाई में दोनों गुड्स को अलग अलग सप्लाई नहीं किया जा सकता या दोनों सर्विसेज को अलग अलग सप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कंफ्यूजन अराइज होना चाहिए कि कंपोजिट सप्लाई अगर है
यहाँ दो गुड्स की या दो सर्विसेज की या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ की सप्लाई हो रही है, तो हम टैक्स किस सप्लाई पे चार्ज करें? तो टैक्स यहाँ पर किस पे सब चार्ज होगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, मीन्स जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, हम उस पे टैक्स चार्ज करेंगे। एंड मिक्स सप्लाई के केस में सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। आप दोनों गुड्स को या आप दोनों सर्विसेज को अलग अलग सप्लाई कर सकते थे, बट फिर भी आपने एक साथ सप्लाई किया, तो दोनों में से जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आएगा वो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा मिक्स्ड केस के। कंपोजिट सप्लाई का अगर हम एग्जांपल लें, तो सपोज कि कहीं अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है, गुड्स सप्लाई की जा रही है, तो वहां पर पैकिंग करना जरूरी हो जाता है जिससे वो गुड्स क्या हो, डैमेज ना हो। अब ऐसा नहीं किया जा सकता कि पैकिंग मटेरियल को अलग भेजें और गुड्स को अलग भेजें, इससे पैकिंग मटेरियल का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा, गुड्स भी हो सकता है कि डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर नेचुरली बंडल्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कि गुड्स के साथ पैकिंग की जाती है जिससे गुड्स को सेफली भेजा जाए कस्टमर तक। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स है, एंड जो पैकिंग मटेरियल है, जो पैकिंग सर्विसेज हैं, वो क्या है, एंसिलरी सर्विसेज है टू सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की सप्लाई नहीं की जाएगी तो वहां पर पैकिंग मटेरियल भी यूज नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल। अब लेते हैं मिक्स सप्लाईज का एग्जांपल। सपोज आप गए रेफ्रिजरेटर परचेज करने और आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया और सप्लायर ने आपको कुछ बॉटल्स भी साथ में दी। अब वो चाहे सप्लायर तो बॉटल को सेपरेट भी सेल कर सकता है एंड रेफ्रिजरेटर को सेपरेट सेल कर सकता है। यहाँ पर फिर भी उसने दोनों को एक साथ सेल किया, तो इस केस में दोनों में से जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं। एक छोटा टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन का रह गया था लास्ट वीडियो में, वो मैं अभी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि पहले कवर करता तो शायद वो क्लियर नहीं होता, तो अब इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको अभी रखा टॉपिक को। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में देखा था हमने कि एक्ट लेके आया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और जीएसटी एक्ट को लेके आया गया। एक्ट कौन लेके आया? एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई एंड स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट लेके आई। ओके, एक्ट क्यों लेके आया गया, ये बताने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, बट फिर भी क्या हुआ कि कैसे करें, तो वो गवर्नमेंट ने बनाया रूल्स उनके लिए, कि रूल्स बना दिए, बोला कि ये डिफाइन करेंगे कि कैसे किया जाए, कैसे जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाए। एक्ट ने बताया व्हाट इज टू बी डन और रूल्स क्या बताएगा, हाउ। एक्ट ने बताया व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए, एंड रूल क्या कहता है कि कैसे होना चाहिए। मींस जो सारी प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, रूल्स में कवर होगी। फिर इन केस अब हुआ क्या कि ठीक है रूल्स बता दिया गवर्नमेंट ने, बट कई बार ऐसा भी तो होगा कि कंफ्यूजन होगा, कि समझ नहीं आ रहा कि अच्छा इस केस में हम क्या करें। डिपार्टमेंट को भी हो सकता है कि समझ में नहीं आए कि इस केस में हम क्या किया जाए, कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए, ये गुड्स की सप्लाई टैक्सेबल होगी कि नहीं, ये एग्जम्प्ट में फॉल हो रही है या नहीं हो रही है, तो कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। तो उस केस में सर्कुलर इशू किया जाता है। अगर डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू कर रही है तो वो डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होगा, बट अगर गवर्नमेंट सर्कुलर इशू कर रही है तो वो उसका स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन होगा और वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। तो वो डिपार्टमेंट भी सर्कुलर इशू कर सकती है एंड गवर्नमेंट भी सर्कुलर इशू कर सकती है। सर्कुलर में क्या होगा, क्लैरिफिकेशन होगा। इन केस अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लैरिफिकेशन इशू करेगी। बट इस बीच अब गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए या कुछ अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए एक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ उनको चेंजेस लाने की जरूरत लग रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन इशू करेगी। और किस लिए, जिससे अमेंडमेंट लाया जा सके। कौन, गवर्नमेंट इशू करेगी। और गवर्नमेंट ये सारी चीजें, एक्ट्स, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं इशू करेगी। गवर्नमेंट को पावर दिया गया है सेक्शन 164 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है या एक्ट बना सकती है, सर्कुलर, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। सेक्शन 22 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड, और सेक्शन 164 में इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। और जो भी अमेंडमेंट, जो भी क्लैरिफिकेशन या जो भी रूल्स आएंगे वो किसके रिकमेंडेशन के बाद आएंगे, काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद आएंगे। और गवर्नमेंट चाहे तो
रिट्रोस्पेक्टिवली भी अमेंड कर सकती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्ट बोलता है व्हाट इज टू बी डन, रूल्स बोलता है हाउ इज टू बी डन, एंड सर्कुलर बोलता है क्लैरिफिकेशन अगर कोई कंफ्यूजन है तो, और नोटिफिकेशन इशू करती है अगर कोई अमेंडमेंट लाना है गवर्नमेंट को तो इसी बीच गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर्स इशू किए, कुछ कंफ्यूजन रह गया लोगों को, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, सर्कुलर्स इशू किए। कुछ सर्कुलर्स देखते हैं हम। पहला सर्कुलर नंबर 119/38 2019 में इशू किया गया था, डेटेड 11th of October 2019। सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक लेंडर है, उसने क्या किया, सिक्योरिटीज लैंड की एक बोरोयर को, किसी को ज़रूरत थी और उसने क्या किया, वो सिक्योरिटीज थोड़े टाइम के लिए उधार पे दे दिया। बट ये जो लैंडिंग की वो लेंडर ने एक सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू की। यहाँ पर अप्रूव्ड इंटरमीडियरी कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, बट अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू हो रही है। सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है लेंडर किसको, बोरोवर को। अब लोगों को कंफ्यूजन था कि सिक्योरिटीज पे तो टैक्स लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं ना तो सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होते हैं। बट गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन भी इशू किया था। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला उन्होंने कि सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग, क्या फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। मींस अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो वो सर्विसेज है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज में या सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज में कोई टैक्स नहीं है। बट इस सिक्योरिटीज को सप्लाई करने के लिए जो तुम सर्विस ले रहे हो, किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की या सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी की, जो सर्विसेज ले रहे हो उस सर्विसेज पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। यही एक्सप्लेनेशन कहता है, सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, अरेंज कर रहा है एक प्लेटफॉर्म जिसपे ट्रांजैक्शन हो सके, किसका, सिक्योरिटीज का। लेंडर सिक्योरिटीज को लेंड कर सके, किसको, बोरोवर को। नेक्स्ट सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 34 डेटेड 1st March 2018 एंड 8th March 2019 को भी आया, ये यहाँ पर 2019 है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स रिलेटेड सर्कुलर में बोला कि ये क्या है, गुड्स है। सर्कुलर में इसको क्लियर बोल दिया गया कि ये गुड्स है। ठीक है, गुड्स है, बट आखिर ये होता क्या है, तो देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आर अ मैकेनिज्म टू इनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, क्या टारगेट, बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया इससे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको सिक्योरिटी नहीं बोला यहाँ पर, इसको बोला एक इंस्ट्रूमेंट बोला, क्योंकि अगर सिक्योरिटी बोल देता तो सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आरबीआई ने टारगेट सेट कर दिया सभी बैंक्स को कि सभी बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर या सपोज एग्रीकल्चर को 3000 करोड़ रुपीस क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे। अब हुआ क्या कि एसबीआई ने क्या कर दिया, 4000 की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर दी। पीएसएल मींस क्या है यहाँ पर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और एचडीएफसी ने कितना किया, 2000 करोड़। एसबीआई ने ज्यादा कर दिया, कितना, 1000 करोड़। और एचडीएफसी ने 1000 करोड़ क्या किया, कम किया। बट आरबीआई ने तो टारगेट किया था, और अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सपोज आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी तो उस केस में क्या हुआ कि एचडीएफसी क्या करेगी, ये 1000 करोड़ की जो लेंडिंग है जो कम हो रही है उसको वो क्या करेगी, अदर बैंक से परचेज कर लेगी जिसके पास एक्सेस में है लेंडिंग का। तो यहाँ पर क्या है, एसबीआई ने क्या किया है, 1000 करोड़ क्या किया है, एक्सेस में लेंडिंग की है, एंड एचडीएफसी ने 1000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। तो एचडीएफसी क्या करेगी, एसबीआई से परचेज कर लेगी 1000 रुपीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब अगर ये कहा देखा जाए कि बैंक के लिए तो अल्टीमेटली जो लेंडिंग है ये तो गुड्स है उनके लिए, क्योंकि वो इसी पे डील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम अपने गुड्स सेल कर रहे हो, अपनी जो लेंडिंग है वो सेल कर रहे हो किसी दूसरे बैंक को, यहाँ एसबीआई सेल कर रही है एचडीएफसी को, तो इस गुड्स पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब क्योंकि
जो लैंडिंग है वो किसी एक स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में तो है नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की होंगी। अब क्या पता ये जो 1000 करोड़ परचेज कर रहा है HDFC, जो SBI ने किया है, ये किसी एक स्टेट की नहीं है, ये लगभग 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की मिला के होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला इस पे हम IGST चार्ज करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की होगी। हियर IGST विल बी एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ PSCL, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, PSLCs होना चाहिए, PLC सर्टिफिकेट्स। फिर एक लास्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सपोज एक ऑथर है, उसने प्रिंटर को सप्लाई किया क्या, अपना कंटेंट, कोई बुक पब्लिश करानी थी उसको, उस बुक का पूरा कंटेंट उसने प्रिंटर को, जो प्रिंट करने वाला है, उसको दिया। और उसने क्या किया, अपने पेपर और प्रिंटिंग मटेरियल लगा के, या इंक या जो भी लग रही है, पेपर लग रहा है, इंक लग रही है, वो यूज करके बुक पब्लिश करके दे दी, किसको, ऑथर को दे दी। तो इस केस में अल्टीमेटली जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है वो क्या है, कंटेंट है। अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो प्रिंटर वाला क्या करेगा, पेपर क्या देगा, खाली प्रिंटिंग तो करेगा नहीं। तो इस केस में प्रीडोमिनेंट सप्लाई किस चीज की है, कंटेंट की। तो यहाँ पर प्रिंटर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, किसको, ऑथर को दे रहा है, किसकी, प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर हम एक और एग्जांपल ले कि ऑथर है, उसने क्या किया, प्रिंटर को, ये ऑथर की जगह हम कोई भी एक पर्सन ले लें, पर्सन ने क्या किया, प्रिंटर वाले को क्या किया, डिजाइन एक सबमिट की, सपोज लोगो दिया और बोला कि क्या करो, तुम हमको हमारे सारे एनवलप पे, लेटर्स पे, कार्ड्स पे या मग्स पे, ये चीजों पे क्या करो, वो डिजाइन करके दे दो। इस केस में प्रीडोमिनेंट सप्लाई किस चीज की हो रही है, एनवलप की हो रही है, लेटर की हो रही है, कार्ड्स की हो रही है। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर प्रिंटर क्या कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। हमने कुछ 3 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स देखे, जो 3 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने वो कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है। स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक पे। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को, लोगों को शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।